हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पता करने के लिए किया जाता है। स्पीड का पता करने का मतलब रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक हम ये भी पता करते हैं कि किस स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है और किस स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस नए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। इस केमिकल काइनेटिक्स का स्कोप क्या है? इस केमिकल काइनेटिक्स का स्कोप किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पता करना, टाइम ऑफ कंप्लीशन का पता करना। टाइम ऑफ कंप्लीशन पता करने का मतलब कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और किस टाइम पर प्रोडक्ट की कितनी यील्ड है। प्रोडक्ट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि एट अ सर्टेन टाइम पर प्रोडक्ट का क्या अमाउंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है स्कोप केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स के टाइप्स एक बार देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स दो तरह की होती है, एक होती है मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स और एक होती है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स। नाम से ही पता चला, मैक्रो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बल्क के फॉर्म में रिएक्टेंट्स हों। जब रिएक्टेंट बल्क के फॉर्म में होंगे और वो सारा बल्क रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी बल्क के फॉर्म में, तो ऐसे टाइम किसी एक दो मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में केमिकल काइनेटिक्स नहीं स्टडी कर सकते हैं। किसी एक दो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम ऐसे केसेस में ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इन द बल्क फॉर्म। जहाँ दूसरी तरफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में कम होंगे। ऐसे केस में हम लोग सर्टेन मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में रेट डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक, जिसे कहते हैं रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक। रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक, या फिर बुक में लिखा हो सकता है या लिखा होता है रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक। ये है क्या रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक? ध्यान सुनना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसे बैलेंस करने के लिए कुछ नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं बिफोर द रिएक्टेंट और बिफोर द प्रोडक्ट, ताकि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाए और बैलेंस होने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को फॉलो करे, ओबे करे। जो नंबर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले लिखते हैं वो नंबर्स रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक होंगे। द नंबर्स विच आर रिटन बिफोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, to express a balanced chemical equation is known as reaction stoichiometric। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शंस है AA प्लस BB gives CC प्लस DD। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A स्मॉल a, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B स्मॉल b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C स्मॉल c एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D स्मॉल d। क्लियर? A के पहले क्या लिखा हुआ है? A एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। B भी न्यूमेरिक वैल्यू है, C भी न्यूमेरिक वैल्यू है और D भी न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मैं पूछूं इस केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक क्या होगा, तो कहोगे सर पहले रिएक्टेंट के A और B, लेकिन साहब ने यहाँ पे माइनस लगाया। माइनस क्यों आया अभी मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। C और D ये प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक नंबर C और D हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब सुनो बेटा, माइनस का मतलब क्या है? देखो, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है इस केमिकल रिएक्शन में कि विद द पासेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज डाउन। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। हमें यह पता चल जाएगा कि मान लो एक केमिकल रिएक्शन ये ना देकर सिर्फ आपको ABCD दे दे और ABCD में तुम्हें पता करना है कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, हम नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन AB के स्टोकियोमेट्रिक और CD के स्टोकियोमेट्रिक दिए जाएं तो भी हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर
ए बी के स्टोकियोमेट्रिक नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा है और अदर मॉलिक्यूल्स के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पॉजिटिव में है, तो ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? अब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक कितनी तरह के होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर योर नॉलेज आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक वी हैव टू टाइप्स, रिएक्शन टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड अनदर इज अ टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक। फर्स्ट है टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक और दूसरा है टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। मान लो एक केमिकल रिएक्शन दी गई है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दिया, बीच में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ना बना। अब कहोगे सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? एक ऐसी केमिकल स्पेसीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद फॉर्म होती है या फॉर्म होता है और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच फॉर्मेशन के बाद वो कंज्यूम भी हो जाता है, वो होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया और सीधे सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, यानी इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट पर ना डिपेंड करे, ये प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक होगा। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन। सेम अगर हम मान लें यही केमिकल रिएक्शन जो दी गई है टाइम डिपेंडेंट हो, तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि A2A प्लस B से जब रिएक्शन कर रहा है तो A2B का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर इस केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये डायरेक्ट नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक दो स्टेप में हो रहा है, तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। पहले ए का एक मॉलिक्यूल बी से रिएक्शन करके ए बी बना रहा है, बनना चाहिए A2B, जो डायरेक्ट A2B नहीं बना रहा, पहले क्या बन रहा है A B। फिर इस ए बी ने दूसरे बचे हुए रिएक्टेंट ए से रिएक्शन किया, क्योंकि हमारे पास ए के दो मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल हैं, तो 1 मोल पहले कंज्यूम हो गया, बचा ए बाद में रिएक्शन करता है और बना A2B। 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और इन दोनों स्टेप में आपने देखा कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा केमिकल स्पेसीज फॉर्म हुआ जो कंज्यूम भी हो गया। वो क्या है? ए बी पहले स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो गया। अब सुनो, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ए बी। अगर ए बी फॉर्म ना हो तो क्या इस दूसरे ए से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। जब तक ये बनेगा ही नहीं तब तक इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा, और जब ये बनेगा तब इससे रिएक्शन करेगा, तब कहीं जाकर ये बनेगा। यानी प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन इंटरमीडिएट पर। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के जो रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक होंगे वो टाइम डिपेंडेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक। चलो देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है A + 3B गिव्स 2Z। ए का स्टोकियोमेट्रिक नंबर 1 है, बी का स्टोकियोमेट्रिक नंबर 3 है और जेड का स्टोकियोमेट्रिक 2 है। इस केमिकल रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? एट द सेम टाइम ए का एक मॉलिक्यूल बी के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और उसी टाइम पर जेड के 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, ए का 1 मोल बी के 3 मोल एट द सेम टाइम जब रिएक्शन करेंगे तो उसी टाइम जेड के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे समझने की बात मालूम क्या है? यहाँ पे समझने की बात ये है, मैं अगर पूछूं कौन
ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो कहोगे सर बी। एट द सेम टाइम बी के 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल और उसी टाइम ए का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है ना। आया समझ में। तो यहां पे मैंने लिखा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी इज 3 टाइम फास्टर देन ए, मतलब बी की जो कंज्यूम होने की दर है वो ए से 3 गुना ज़्यादा है। यहां से तो पता ही चल रहा है जब इसका 1 मोल कम हो रहा है तो उसका 3 मोल कम हो रहा है, यानी इसकी कंज्यूम होने की जो स्पीड है वो इस के कंज्यूम होने से 3 गुना ज़्यादा है। अब फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। देखो Z का फॉर्मेशन हो रहा है कितने मोल, 2 मोल, और A का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है 1, यानी A के कंज्यूम होने की जो रेट है उसको अगर हम Z के फॉर्मेशन की रेट से कंपेयर करें तो हम कहेंगे एट द सेम टाइम अगर इसका 1 मोल कम हो रहा है तो उसी टाइम Z के 2 मोल बन रहे हैं, यानी बनने की जो स्पीड है Z की वो दुगनी है A के कंज्यूम होने से। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z इज ट्वाइस देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A। A के कंज्यूम होने की स्पीड में अगर 2 का मल्टीपल कर देंगे तो हमें Z की फॉर्मेशन की स्पीड का पता चल जाएगा। अब ये वही केमिकल रिएक्शन है जो हमने इस साइड लिखा हुआ है A + 3B gives 2Z। अगर मैं A और B की स्पीड को एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कहोगे सर लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि B की जो स्पीड का B की जो कंज्यूम होने की स्पीड है वो A से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी में अगर 3 का डिवाइड कर दे तो इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसी में हम 3 का डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी को अगर इक्वल लिखना चाहें तो ऐसे ही तो लिखेंगे हम लोग। अगर मैं कहूँ ए को Z के साथ अगर एक साथ लिखो, आप कहोगे सर लिख ही नहीं सकते। क्यों? कहोगे सर A की जो बनने की स्पीड है Z की जो बनने की स्पीड है वो A से दुगनी है। अगर इन दोनों की वैल्यू को सेम करना चाहें तो Z में किसका डिवाइड कर दें? 2 का डिवाइड कर दें। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Z, इसको Z लिख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन 2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A की एक वैल्यू ये बन रही है और चेंज इन कंसंट्रेशन की एक वैल्यू ये बन रही है। अब सुनो बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वैसे ही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की निकालते तो वहां पे स्पीड वर्ड ना यूज करके रेट वर्ड यूज करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां पे पूरी है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये पूरा जो डेल्टा ए है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। क्लियर बेटा? तो ये आया समझ। इन दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहें तो ऊपर देखो यहां पर शो हो रहा है रेट इज इक्वल टू डेल्टा ए की वैल्यू बी के साथ यही बनेगी और डेल्टा ए की वैल्यू जेड के साथ यही बनेगी। यही हमने बनाई, देखो डेल्टा ए की वैल्यू बी के रेस्पेक्ट में और डेल्टा ए की वैल्यू जेड के रेस्पेक्ट में। अब कहोगे सर ये माइनस साइन क्यों आपने लगाए? अभी मैंने क्या बताया था कि रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिक नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। पहले दिमाग में रखो, अगर आपकी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और कोई आपसे स्पीड पूछता है तो 40 किलोमीटर पर आवर बताओगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो आप 0 बता दोगे। नहीं चल रही गाड़ी तो कहोगे सर 0 है ना। लेकिन कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर ये पूरा स्टेप यूज हो रहा है। क्या देखो, एग्जांपल देखो, माइनस साइन यहां पे पहले से ही लगा दे रहे हैं ताकि रेट जो स्पीड है वो पॉजिटिव में आ जाए। देखते हैं कैसे। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली, A गिव्स B, t बराबर 0 पर A
का जो अमाउंट था वो 100 मान लिया, उस समय बी तो बना ही नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन का टाइम 0 है, इस टाइम पर रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं होगी। आफ्टर 5 मिनट बाद देखा कि बी के 20 मोल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो ए कितना बचा, 100 माइनस 20 इज इक्वल 80। अब मैंने कहा इसकी रेट ऑफ कंजप्शन निकालो। कंजप्शन कौन कंज्यूम हो रहा है, ए कंज्यूम होगा, तो रेट ऑफ कंजप्शन का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। 80 माइनस 100 अपॉन क्या कर दिया 5 सॉरी रेट ऑफ कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। भाई रेट का फॉर्मूला ही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज टाइम का इंटरवल कितना आया, 0, स्टार्टिंग का टाइम 0 था, फाइनल टाइम 5 था, 5 माइनस 0 यहाँ पे 5 आ गया। सॉल्व किया, देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब अगर रेट हम ये लिख दे माइनस पहले ही लगा दें और जो आंसर आ रहा है वो अपने आप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ पर इस वजह से लगे हैं ताकि जो रेट रिएक्टेंट के टर्म में आएगी वो नेगेटिव आएगी और वो नेगेटिव वैल्यू इन नेगेटिव साइन से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव में एक्सप्रेस करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। क्लियर। यहाँ पर एक और दिया गया, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक, अब मैंने कहा इस पूरी केमिकल रिएक्शन की रेट लिखो इन टर्म ऑफ कंजप्शन एंड इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म में लिखना है। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन of H2, change in concentration of Cl2 and change in concentration of HCl. Rate of reaction in term of rate of disappearance of hydrogen gas, rate of reaction in term of rate of disappearance of Cl2 and rate of reaction in term of rate of appearance of HCl. Next property is types of reaction. केमिकल रिएक्शंस को हम अगर क्लासीफाई करते हैं तो हमें दो प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ती हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनके आधार पर हम केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रेट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसी है, स्लो है, फास्ट है कि मॉडरेट है। सेकंड, केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप में होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप में जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शंस which it may take few days, few month, even year फॉर द कंप्लीशन। यानी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ दिन लगे, मंथ लगे या कुछ साल अगर लग जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शंस स्लो केमिकल रिएक्शंस करें जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बिना कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो लगभग 200 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, तब कहीं जाकर एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम अगर गेट के पास, विंडो के पास खड़े होकर रस्टिंग ऑब्जर्व करें तो हमें लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत ही स्लो स्टेप होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। इवन हम कह सकते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगर हम 2-3 घंटे मिल्क को देखें कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसी केमिकल रिएक्शन स्लो केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। फास्ट रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन विच मे टेक माइक्रोसेकेंड फॉर द कंप्लीशन। कंप्लीट होने में उन्हें कुछ ही सेकंड लगते हैं, माइक्रोसेकेंड लगते हैं, मतलब 1 सेकंड के कई पार्ट किए जाएं, वो पार्ट लगेंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने में। फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो फास्ट रिएक्शन के अंडर स्टडी की जाती है।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दो एक्वा सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्ट के जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, उस इनसॉल्युबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट बोलते हैं और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कुछ ही सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, वो केमिकल रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होंगी। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जो ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं मॉडरेट रिएक्शन। याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स ना ही स्लो रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है ना ही फास्ट रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट है तो हम उसकी रेट आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत स्लो है तो उसकी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मॉडरेट है, हमारी ऑब्जर्वेशन में है टाइम इंटरवल उसके कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लग रहा है, वो अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में है तो हम उस केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स स्टडी कर सकते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस विच नाइदर टू स्लो नॉर फास्ट इज नोन एज मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस एंड सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर टू डिटरमाइन द रेट। सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस की ही हमें केमिकल काइनेटिक्स, ऐसी ही केमिकल रिएक्शंस की हमें स्पीड निकालनी है। क्लियर? नेक्स्ट, classification of chemical reaction on the basis of step. We have two types of reaction, elementary reaction and second complex reaction. ऐसी chemical reaction जो एक ही step में product का formation करें, ऐसी chemical reaction जिनमें reaction intermediate का formation नहीं होता है, ऐसी chemical reaction जो एक ही step में product का formation कर लेते हैं, और वो chemical reactions एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉडरेट है तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन की हम लोग स्पीड निकालेंगे, लेकिन अगर वो मॉडरेट नहीं है तो फिर हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, भले क्यों ना हो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो। क्लियर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दो या दो से ज़्यादा स्टेप में जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें कई एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। खास बात इस रिएक्शन की यह है कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैंने अभी बताया जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है कि 2NO2 + CO gives NO + NO2 + CO2। अब आपको देखने में लग रहा हो कि एक ही स्टेप में प्रोसीड होगी रिएक्शन, आपको लगेगा ये दोनों ने आपस में कंबाइन होकर सीधे सीधे यही प्रोडक्ट बना, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं। लेकिन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नंबर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स 2 हैं। एक NO2 मॉलिक्यूल दूसरे NO2 से ऐसे रिएक्शन करता है कि प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड NO3 बनता है। फिर ये NO3 बचे हुए रिएक्टेंट मतलब CO से रिएक्शन करता है, तो इसका एक ऑक्सीजन निकलकर यहाँ चला गया, ये बन गया NO2 और CO2। आपने देखा कि प्रोडक्ट साइड तीन चीज़ें आ रही हैं, NO आ रहा है, NO2 आ रहा है और CO2 आ रहा है। NO आ रहा है, NO2 आ रहा है, CO2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? NO3। ये NO3 ना ही प्रोडक्ट साइड है और ना ही रिएक्टेंट साइड है। ऐसी केमिकल स्पेसीज रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती हैं। इन दोनों रिएक्शन को देखो हम लोग जब ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। अब आप कहोगे सर इसमें दो स्टेप हो रहे हैं, 1 और 2। इन स्टेप में एक स्टेप स्लो होगा और दूसरा स्टेप फास्ट होगा। अगर तुम्हें रेट ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमेशा आप स्लो स्टेप देखोगे, किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन जो दो से ज़्यादा स्टेप में हो और उसका तुम्हें अगर रेट लिखना है तो उस रेट को देखने के लिए तुम वो स्टेप देखोगे जो स्लो है, और स्लो स्टेप को देखकर ही हम लोग रेट ऑब्जर्वेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे वीडियो में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन
किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती क्या है, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर हम ये कहें रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही फॉर्मूला है जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की जगह चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आ जाएगा। क्लियर? एक रिएक्शन दी गई है, ए गिव्स बी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट अगर लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल, ये आ जाएगा। आपको अगर माइनस क्यों लगाया मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे आप बेटा तो आंसर ऑलरेडी माइनस में आएगा, तो माइनस इस माइनस की हेल्प से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहाँ माइनस नहीं लगा क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दिया है तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे रेट H2Cl2, इसका स्टोशियोमेट्रिक 1 है, इसका स्टोशियोमेट्रिक 1 है, तो रेट इज इक्वल टू 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और देखो HCl है और HCl का स्टोशियोमेट्रिक क्या है 2, तो याद करो इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम रेट के स्टेप में रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन के फॉर्म में के टर्म में हम रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन टाइम इंटरवल आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास AP प्लस BQ गिव्स CR प्लस DS। AB क्या है? रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट, C और D क्या है? रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम रेट लिखते हैं इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू एक P का जो स्टोशियोमेट्रिक है वो अपॉन में आएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कैसे आता है अपॉन में, A प्लस 3B गिव्स 2Z वाली रिएक्शन की हेल्प से। माइनस क्यों लगा आपको पता है, ऐसे ही हम लोग इसको लिख रहे हैं, Q का स्टोशियोमेट्रिक B है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन टाइम इंटरवल और 1/C एंड 1/D। अब देखो होता क्या है कि आपको न्यूमेरिकल में ये एक्सप्रेशन देगा, ठीक है, अब आपसे कहेगा रेट निकालो, या फिर कहेगा रेट ऑफ कंजप्शन निकालो, या फिर कहेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये गायब होंगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस P की भी पूछ सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस Q की भी पूछ सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस R की पूछ सकता है और S की, क्योंकि ये अपीयर्ड होंगे विद द पासेज ऑफ टाइम और ये डिसअपीयर होंगे विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय कम होता जाएगा इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो अगर रेट दिया है आपको और कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P निकालो, तो तुम मालूम क्या करोगे, ये पूरा फैक्टर ले लोगे। ठीक है, यानी रेट को P के टर्म में जो फॉर्मूला बन रहा है वो आप ले लोगे, यानी आप इतना फॉर्मूला लोगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, रेट इज इक्वल टू -1/A और यहाँ पर लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T आ जाएगा। ठीक, आपसे रेट वालो रेट दी गई है और कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P निकालो, यानी ये वैल्यू निकालो। इसका स्टोशियोमेट्रिक क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये निकालना है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P, तो ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A इंटू रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आ गया समझ में? क्लियर? तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता है तो स्टोशियोमेट्रिक वाले पार्ट को छोड़कर जो आपका रेट आएगा वो होगा, चाहे वो रिएक्टेंट के टर्म में हो, और अगर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है तो प्रोडक्ट के टर्म में। सपोज इसी में हम करते हैं, मान लो तुम्हें रेट गिवन है
ठीक। और तुम्हें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस। तो रेट को एस के साथ जो रिलेशन है वो अब लिख लो। तो अब आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एस, यहाँ पे एस अपॉन डेल्टा टी। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है प्रोडक्ट एस का। तो इसके साथ जो आपको सिर्फ इसको सब्जेक्ट बनाना है, जो भी इसके साथ है। आप मैथ के स्टूडेंट या बायो के, इतना तो आपको 10th में ऑलरेडी बता दिया जाता है। तो डी इंटू रेट इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन। तो प्रोडक्ट साइड अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी का, तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, और रिएक्टेंट के टर्म में निकालते हो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है। ठीक, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बहुत इजी होंगे।